नमस्कार। आज हम मिलके समझेंगे भारत के आम बजट 2026-27 को। देखिए, ये जो बड़े बड़े आंकड़े होते हैं ना, ये उतने भी मुश्किल नहीं है। चलिए जरा आसान भाषा में देखते हैं कि आखिर पैसा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। कभी देश के बजट के नंबर देखकर सिर चकराया है? होना भी चाहिए, पर इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल हमारे घर के बजट जैसा ही है। बस यहाँ का हिसाब किताब लाखों करोड़ों में होता है। तो चलिए इससे एकदम आसान बनाते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम पैसे के पीछे पीछे चलेंगे, ये देखने के लिए कि वो आता कहाँ से है, जाता कहाँ है, और ये पूरी कहानी भारत की प्राथमिकताओं के बारे में क्या बताती है। तो सबसे पहले जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 53.47 लाख करोड़ रुपए। ये वो कुल रकम है जो सरकार इस साल खर्च करने की सोच रही है। बहुत बड़ी रकम है ना? पर घबराने की जरूरत नहीं, हम इसे तोड़कर समझेंगे। अब ये नंबर अकेले शायद उतना कुछ न बताए, लेकिन जब हम इसे पिछले कुछ सालों के संदर्भ में देखते हैं तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। सरकारी खर्च लगातार बढ़ रहा है और ये दिखाता है कि देश की अर्थव्यवस्था भी बढ़ रही है और उसकी जरूरतें भी। तो कहानी का पहला हिस्सा, सवाल ये उठता है कि इतना सारा पैसा आखिर आता कहाँ से है। बजट में ना इसे समझाने का एक बहुत ही आसान तरीका है। मान लीजिए कि सरकार की पूरी कमाई सिर्फ 1 रुपया है, तो ये चार्ट हमें बताता है कि उस 1 रुपए का कौन सा हिस्सा, मतलब कितने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प, शायद थोड़ी चौंकाने वाली बात सामने आती है। सरकार की कमाई का जो सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी हर रुपये में से 24 पैसे, वो असल में उधार से आता है। जी हाँ, उधारी और देनदारियों से। उसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का, और फिर कंपनियों से मिलने वाले कॉर्पोरेट टैक्स का। मतलब सोचिए, सरकार की आधे से ज्यादा कमाई सिर्फ इन 3 जगहों से होती है। ठीक है, तो पैसा आ तो गया। अब अगला और उतना ही जरूरी सवाल, सरकार इस पैसे को खर्च कहाँ करती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने कमाई को 1 रुपये में बांटा था, अब देखते हैं कि खर्च वाला 1 रुपया कहाँ कहाँ जाता है। तो देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा 22 पैसे सीधे राज्यों को वापस चला जाता है, उनके टैक्स के हिस्से के तौर पर। फिर दूसरा सबसे बड़ा खर्च, वो है पुराने कर्जों पर ब्याज चुकाना। ये हमारे बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और उसके बाद नंबर आता है केंद्र सरकार की अपनी स्कीमों का, जिन पर 17 पैसे खर्च होते हैं। तो हमने आमदनी का पल्ला देख लिया और खर्च का भी। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों पल्ले बराबर हैं? चलिए अब इनके बीच के फर्क को समझते हैं। ये एक सीधा सा नियम है जो घर पर भी लागू होता है और देश पर भी। जब आपका खर्च आपकी कमाई से ज्यादा हो जाए तो उसे घाटा कहते हैं। इकोनॉमी की भाषा में इसी को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब सीधा सा है, सरकार को अपने सारे खर्चे पूरे करने के लिए कितना पैसा और उधार लेना पड़ेगा। और याद है, हमने शुरू में देखा था कि कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा उधार है। वो उधार इसी घाटे को पूरा करने के लिए ही लिया जाता है। तो इस साल का अनुमान है कि ये घाटा देश की पूरी इकोनॉमी यानी जीडीपी का 4.3% होगा। अभी सिर्फ एक नंबर नहीं है, इस पर देश दुनिया के सारे बड़े इकोनॉमिस्ट की नजर रहती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, ये घाटा लगातार कम हो रहा है। अगर हम पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें तो ये साफ है कि सरकार अपनी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि एक बहुत पॉजिटिव साइन है। अच्छा, अब तक तो हमने सिर्फ नंबरों की बात की, हिसाब किताब देखा, लेकिन इन नंबरों के पीछे एक बड़ी कहानी छिपी है, एक स्ट्रैटेजी है। चलिए अब इस बजट के सबसे अहम ट्रेंड को समझते हैं। इस बजट की कहानी का जो असली हीरो है वो है भविष्य का निर्माण। सरकार का फोकस सिर्फ आज के खर्चों पर नहीं है, बल्कि आने वाले कल के लिए एक मजबूत बुनियाद रखने पर है। टेक्निकल भाषा में इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपेक्स कहते हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये वो पैसा है जो नई सड़कें, रेलवे लाइन, पुल, स्कूल, अस्पताल बनाने पे खर्च होता है। ये सिर्फ एक खर्च नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है, एक निवेश जो आने वाले कई सालों तक देश को फायदा देगा। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। सरकार के कुल खर्च में से इस तरह के भविष्य बनाने वाले इन्वेस्टमेंट का हिस्सा साल दर साल लगातार बढ़ रहा है। ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का नतीजा है।
और ये सब सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहा है। जरा इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए दिए गए पैसों पर नजर डालिए। नेशनल हाईवे, जल जीवन मिशन, रेलवे, मेट्रो, हर जरूरी सेक्टर में भविष्य के लिए बड़े पैमाने पर पैसा लगाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात जो इस बजट से निकलकर आती है वो ये है, एक बड़ा बदलाव। पहले फोकस ज्यादातर रोजमर्रा के खर्चों पर होता था, जैसे सैलरी, सब्सिडी, ब्याज। लेकिन अब फोकस शिफ्ट हो रहा है कैपिटल स्पेंडिंग पर, यानी देश के लिए लॉन्ग टर्म एसेट्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर, ताकि भविष्य में इकोनॉमी और तेजी से बढ़े। तो कुल मिलाकर इस बजट की कहानी एकदम साफ है। ये आज की जरूरतों को पूरा करते हुए कल के भारत के लिए एक मजबूत बुनियादी ढांचा बनाने का एक रणनीतिक फैसला है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब कोई देश लगातार इस तरह से अपने भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा दांव लगाता है, तो वो आने वाले दशकों के लिए किस तरह के आर्थिक भविष्य की नींव रख रहा है। ये सोचने वाली बात है।